आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका हेडिंग है पॉली एम्ब्रियोनी। ये चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और इसमें ये इसका टॉपिक है। लास्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है व्हाट इज़ पॉली एम्ब्रियोनी, और इसका कॉजेज भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो टाइप्स, कॉजेज एंड सिग्निफिकेंस। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है इसमें और कितना हम लोग को लिखना पड़ेगा, इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए पॉली एम्ब्रियोनी का डेफिनेशन क्या लिखेंगे। डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग देखें इसका, तो द अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन द सीड इज नॉन एज पॉली एम्ब्रियोनी। यानी एक एम्ब्रियो में एक सीड अगर है और एक सीड में अगर एक ही एम्ब्रियो है तो ठीक है, लेकिन एक एम्ब्रियो से कहीं अधिक 2, 4, 6, 8 अगर होता है या उससे अधिक होता है, यानी मोर देन वन एम्ब्रियो, यानी एक से अधिक एम्ब्रियो अगर होता है एक सीड में, तो इसी को कहा जाता है पॉली एम्ब्रियोनी। तो सिंपल है, इसका डेफिनेशन बहुत आसान है, याद रख सकते हैं हम लोग। The occurrence of more than one embryo in the seed is known as polyembryony। उसके बाद देखिए पॉलीएम्ब्रियोनी, थोड़ा सा और एक दो लाइन लिखेंगे इसमें कि पॉलीएम्ब्रियोनी कॉमन है। सबसे ज़्यादा केस अगर पॉलीएम्ब्रियोनी का देखने को मिलेगा तो कोनिफर्स में। कोनिफर्स किसको कहा जाता है, तो कोनिफर्स ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होता है। हम लोग हायर प्लांट में दो चीज़ पढ़ते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के केस में ये ज़्यादा देखने को मिलेगा, और जिम्नोस्पर्मी के प्लांट का जितना भी स्पेसीज होता है उसमें, ऐसे तो दोनों स्पेसीज में मिलेगा आपका, एंजियोस्पर्म मिलेगा और जिम्नोस्पर्म दोनों में, लेकिन एंजियोस्पर्म में भी दो होता है कैटेगरी, कोटिलेडन और डाइकोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन। तो इसमें मोनोकोट में और डाइकोट दोनों में पाया जाता है। तो ये जो फेनोमेनन है, ये जो घटना है पॉलीएम्ब्रियोनी का, वो याद रखना है जिम्नोस्पर्मिक और एंजियोस्पर्मिक दोनों प्रकार के प्लांट में होता है, और एंजियोस्पर्मिक में भी दोनों, डाइकोट में भी और मोनोकोट में भी देखने को मिलता है। अब एक चीज़ यहाँ पर और याद रखेंगे कि दिस फेनोमेनन वाज इनिशियली डिस्कवर्ड इन द सीड ऑफ ऑरेंज बाय ल्यूमेनहॉक। ये 1719 ईस्वी में ल्यूमेनहॉक द्वारा ऑरेंज के सीड में, संतरा जो होता है ना, उसका सीड में सबसे पहले खोजा गया था। अब इसके बाद देखिए ये पॉलीएम्ब्रियोनी को कौन इसको क्लासिफाइड किया है, तो दो साइंटिस्ट, अर्नेस्ट हो गया 1918 में, स्नार्फ हो गया 1929 में। इसको दो कैटेगरी में बांटा है, एक ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी हो गया और एक फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। तो टाइप्स तो उतना डिटेल हम लोग नहीं लिखेंगे, बस थोड़ा सा नाम यहाँ पर जान लेते हैं और ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी को भी आगे सब डिवाइड इसको किया गया दो भाग में, जिसमें एक हो गया क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी और दूसरा एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। अब क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी में देखें तो क्या है, वेयर द एम्ब्रियोज एराइज विद इन एन एम्ब्रियो सेक। अगर एक एम्ब्रियो सेक में एम्ब्रियो डेवलप करता है आइदर बाय ए क्लीवेज ऑफ द एग, या तो एग का क्लीवेज हो जाएगा, यानी एक एग जो होता है, जैसे एग सेल, सिनर्जिड सेल और पोलर न्यूक्लिया हम लोग पढ़ते हैं, तो एक सेल डिवाइड कर जाएगा तब, या नहीं तो फिर फ्रॉम द सिनर्जिड सेल और एंटीपोडल सेल, या तो फिर अगर एक सेल नहीं डिवाइड करता तो सिनर्जिड सेल डिवाइड करेगा। सिनर्जिड सेल डिवाइड करके अगर एक से अधिक एम्ब्रियो बन जाता है, या फिर एंटीपोडल सेल डिवाइड करके, या नहीं तो फिर एंडोस्पर्म बनने के बाद एंडोस्पर्म अगर डिवाइड करके और ये एक से अधिक पॉलीएम्ब्रियोनी अगर बनाता है तो इसको क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी में रखा जाता है। और ऐसा केस देखने को मिला है, निकोसियाना रस्टिका हो गया, और फिर एरिथ्रोनियम हो गया, लोबेलिया हो गया, ये सब प्लांट है जिसमें ये देखा गया क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी पता लगाया गया। दूसरा एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, इसमें क्या बताता है कि व्हेन द एम्ब्रियोज एराइज फ्रॉम द टिश्यू लाइंग आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक।
जो हम लोग इम्ब्रियो सैक पढ़ते हैं, जिसको फीमेल गेमेटोफाइट कहता है, इम्ब्रियो सैक के बाहर में जो न्यू सेलस दिख रहा है, तो जो बाहर का जो सेल होता है ये डिवाइड अगर कर जाता है, और ये यहाँ का सेल जो न्यू सेलस का सेल है ये अगर डिवाइड कर जाता है, डिवाइड करके न्यू सेलस या फिर इंटेग्यूमेंट अगर डिवाइड कर जाता है, डिवाइड करके और वो इम्ब्रियो बनाता है, तो उसको एडवेंटिव पॉलीम्ब्रियोनी कहते हैं। ऐसा केस दिखने को मिलेगा साइट्रस में, फिर नींबू संतरा वगैरह हो गया, मैंजीफेरा हो गया, आम वगैरह ओपुन्सिया हो गया, कैक्टस वगैरह सुने होंगे, फीकस हो गया। ये सब प्लांट है जो एग्जाम्पल यहाँ पर 2-4 दिए हैं, इसको याद रखना है। ये सभी एग्जाम्पल यानी इस तरह का प्लांट में मिलेगा आपको एडवेंटिव पॉली इम्ब्रियोनी। तो यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है कि ट्रू पॉलीम्ब्रियोनी और फॉल्स पॉलीम्ब्रियोनी दो इसका टाइप है एम्ब्रियोनी का, पॉलीम्ब्रियोनी का। और उसमें ट्रू पॉलीम्ब्रियोनी में भी आगे 2 टाइप है, क्लीवेज पॉलीम्ब्रियोनी और दूसरा एडवेंटिव। अब क्लीवेज पॉलीम्ब्रियोनी में अगर इतना डेफिनेशन याद नहीं रखते तो कम से कम एग्जाम्पल, ये नाम लिख करके एग्जाम्पल जरूर लिखना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में सवाल पूछता है तो थोड़ा सा ये डील करेंगे हम लोग इसका टाइप्स। अब इसके बाद हम लोग देखें कि इसका कॉजेज, अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो इसका कॉजेज भी पूछेगा, इसका कारण क्या है। तो कॉजेज में देखिए पॉलीम्ब्रियोनी में थ्योरी दिया गया है और थ्योरी एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर, जिसमें 2 इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। एक हो गया नेक्रो हार्मोन थ्योरी, और नेक्रो हार्मोन थ्योरी को कौन खोज किया था, किसने दिया था, तो ये हैबरलैंड 1921 ईस्वी में। याद रखिएगा, हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े हैं कि ही इज ऑल्सो नॉन एज फादर ऑफ टिश्यू कल्चर, यानी इसको टिश्यू कल्चर के फादर भी कहा जाता है। और इस थ्योरी में क्या बताया इन्होंने, हैबरलैंड है, इस थ्योरी में क्या इंडिकेट किया है, क्या बताया है, तो डिग्रेडिंग सेल्स, डीजेनरेटिंग सेल्स ऑफ द न्यू सेलस। जो न्यू सेलस है, न्यू सेलस का जो डीजेनरेटिंग जो सेल्स होता है वो एक सोर्स की तरह काम करता है, स्टिमुलस करेगा किसको, तो एडजेसेंट सेल यानी बगल का सेल्स जो होता है उसको स्टिमुलस करता है और वो डिवाइड करने के लिए, और वो डिवाइड कर जाता है और इम्ब्रियो डेवलप कर जाता है। तो यहाँ पर टोटली देखें हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंसिडेंस। तो ये जो यहाँ पर देख रहे हैं नेक्रो हार्मोन थ्योरी, तो इसीलिए कहा गया है ये नेक्रो हार्मोन थ्योरी रिस्पॉन्सिबल होता है। और ऐसा केस आपको देखने को मिलेगा ओनोथेरा लैमार्कियाना, और ये ओनोथेरा लैमार्कियाना प्लांट है जिसमें सबसे पहले पता लगाया गया। इसके बाद फिर देखिए दूसरा जो थ्योरी है वो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, और ये जो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी है ये किसने दिया था, तक का पार्ट ये याद रखना है। और इस थ्योरी में क्या बताया गया कि पॉलीम्ब्रियोनी इज ए रिसेसिव हेरिडिटरी कैरेक्टर governed by a group of multiple genes takes place during the process of hybridization। यानी जिस समय हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिस समय हाइब्रिडाइजेशन हो रहा हो, तो हाइब्रिडाइजेशन के समय कुछ म्यूटिक डिस्टर्बेंस आएगा और यहाँ पर मल्टीपल इम्ब्रियो डेवलप कर जाता है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन भी एक रिस्पॉन्सिबल है। और इसको ये जो इसका जो सपोर्ट के लिए दिया गया था थ्योरी, वो लॉरी खोज किया था 1947 में, ये ओपिनियन दिया था पॉलीम्ब्रियोनी। और ये पता लगाया था किसमें, मैंगो यानी आम का पौधा में ये पता लगाया था, और उसमें 1 से अधिक इम्ब्रियो देखा था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर थ्योरी 2 है और ये डील कर देना। अगर ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो निश्चित रूप से डेफिनेशन के अलावा थ्योरी पूछेगा, इसका कॉजेज पूछेगा, क्या कारण है पॉलीम्ब्रियोनी का, और लास्ट में ऐड कर देता है इसका सिग्निफिकेंस कि पॉलीम्ब्रियोनी का सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस ऐसे करके दे देगा यहाँ पर। तो देखिए दिस फेनोमेनन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट ब्रीडिंग एंड हॉर्टिकल्चर। देखिए इसका प्लांट ब्रीडिंग में, हॉर्टिकल्चर में बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा है एडवेंटिव एम्ब्रियो प्रोवाइड यूनिफॉर्म सीडलिंग ऑफ पेरेंटल टाइप। देखिए यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हुआ, तो ये जो यहाँ पर एडवेंटिव पॉलीम्ब्रियोनी अगर बनता है, जैसे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और न्यू सेलस डिवाइड करके और इम्ब्रियो बना दिया, तो वहाँ का सेल का जो डिवीज़न होता है और वहाँ का सेल को अगर निकाल लेते हैं और उससे अगर प्लांट ग्रो करवाते हैं, तो उसमें जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो सेम टू सेम रह जाता है और वो किसी तरह का जो मिक्सिंग जो होता है वो नहीं देखने को मिलता है। तो ये प्यूरिटी बना रह जाता है एक तरह से। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि फर्टिलाइजेशन होने के बावजूद भी यह फर्टिलाइजेशन होता है उस तरह के पौधों में भी इसका प्यूरिटी को बनाए रखने में मदद करता है पॉलीम्ब्रियोनी, और प्लांट ब्रीडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि ये ऐसा प्लांट तैयार करता है जिसमें प्यूरिटी बना रहे।
तीसरा है इंपॉर्टेंस, न्यू सेलर सीडलिंग्स ऑफ साइट्रस प्रोवाइड बेटर क्लोन्स देन द कटिंग। पौधा कटिंग से भी ग्रो करवाते हैं, लेकिन कटिंग से कहीं बेटर क्लोन तैयार करके इससे नया पौधा ग्रो करवा सकते हैं। और नेक्स्ट है चौथा जो इसका सिग्निफिकेंस है, न्यू सेलर एम्ब्रियोज आर फ्री फ्रॉम डिजीज। यानी अगर इस तरह से पॉलीम्ब्रियोनिकेस में बिना फर्टिलाइजेशन का अगर ये तैयार होता है और न्यू सेलस से यहाँ पर एम्ब्रियो निकाल करके और इससे नया प्लांट अगर हम लोग तैयार करते हैं तो वो प्लांट डिजीज फ्री होगा। हालांकि वो पौधा डिजीज से ग्रसित है, लेकिन उससे जो एम्ब्रियो से नया पौधा अगर तैयार किया जाएगा तो वो डिजीज फ्री प्लांट होगा। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर पॉलीम्ब्रियोनी में आपको देखना है क्या क्या चीज़ लिखना है। सबसे सवाल कैसे पूछा जाएगा, तो सवाल ये रहेगा व्हाट इज़ पॉलीम्ब्रियोनी, या फिर ऐसे रहेगा डिफाइन पॉलीम्ब्रियोनी, राइट्स इट्स कॉजेज एंड इट्स सिग्निफिकेंस। 3 चीज़ यहाँ पर ऐड करता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो आपको डेफिनेशन भी लिखना है, इसको कॉजेज भी लिखना है, और इसके बाद लास्ट में सिग्निफिकेंस। अगर एग्जाम में सिग्निफिकेंस पूछा है तो ठीक है, नहीं पूछा है तो कॉजेज भी लिख करके यहाँ तक छोड़ सकते हैं। तो ये टॉपिक है पॉलीम्ब्रियोनी का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अच्छा से रिवाइज कर लेना है, देख लेना है, और 2-3 बार इसको देख लीजिए वीडियो। अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आए तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसको और अच्छा से फिर डील करेंगे। तो चलिए आज यहीं तक, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक देखेंगे या न्यू चैप्टर हो सकता है हम लोग पढ़ेंगे। ओके बाय।